मेरा नाम है मेहरुन्निसा। एक अनोखी प्रेम कहानी। शहज़ादा मसरूर की शादी मलका मखरूर से हुई और दोनों आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। मखमूर ढोर चराता, खेत जोतता, मखमूर खाना पकाते और चरखा चलाते। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के हार बनाते। ना कोई फिक्र थी, ना कोई चिंता थी, लेकिन बहुत दिन ना गुजर पाए थे। उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवस खान नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नज़रबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि उसके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। उसने मलका के लिए एक हवाई जहाज़ बनाया जो महज इशारों पे चलता था। 1 सेकंड में हज़ारों मील रोज जाता और देखते देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलका उस जहाज़ पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसलामंदों के लिए है। उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगता, यहाँ तक कि अपना सरल और संतोषी जीवन उसे रूखा फीका मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी ज़िंदगी के वह मुबारक लम्हे होते थे जब वो एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्यों को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता, आह मेरी हस्ती कितनी नाचीज़ है। उसे मलका के मंसूबों और हौसलों से ज़रा भी दिलचस्पी न थी। नतीजा ये हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गए। दरबारियों में गिरोह बनने लगे। जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थी, धीरज न था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा छुपा। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीने साल गुजर गए, किसी को उनकी खबर नहीं मिली। मलका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने चांदी और हीरे जवरात के अंबार हवाई जहाज़ों पर लाद कर राजधानी को लाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उन रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे, बगावत के झंडे करने लगे। करण सिंह बुंदेला एक फ़ौज लेकर चढ़ाया, मगर अजब फ़ौज थी। ना कोई हरबे हथियार, ना तोपे। सिपाहियों के हाथों में बंदूक और तीर तंबूक के बजाय बर्बर तंबूरे और सारंगियाँ, बेले, सितार और ताउस थे। तोपों की धनगरज, सदाओं के बदले तबले और मुर्दंग की कुमक थी। बम गोलों की जगह जल तरंग, आर्गन और ऑर्केस्ट्रा था। मलका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तीतर बीतर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उसकी फौज करण सिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने आत्मा को शांति पहुँचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई। मीठे और सुहाने गानों की वो बौछार हुई कि मलका की सेना पत्थर की मूर्तों की आत्मविस्मित होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगी और वे हथेलियाँ बजा बजा कर नाचने लगे, सर हिला हिला कर उछलने लगे।
फिर सब के सब बेजान लाश की तरह गिर पड़े और सिर्फ सिपाही ही नहीं, राजधानी में भी जिनके कानों में ये आवाज़ें गईं वो बेहोश हो। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर ना आता था। ऐसा मालूम होता था कि पत्थर की मूर्तों का तिलिस्म है। मलका अपने जहाज पर बैठी ये करिश्मा देख रही थी। वो जहाज से नीचे उतरी कि देखूं क्या माजरा है, पर उन आवाज़ों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई। वह हवाई जहाज पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब करण सिंह महल के करीब जा पहुंचा और गाना बंद कर दिया तो मलका की आंखें खुली जैसे किसी का नशा टूट जाए। उसने कहा, मैं वही गाना सुनूंगी, वही राग, वही आलाप, वही भुलाने वाले गीत। हाय वो आवाज़ें कहाँ खो गई। कुछ परवाह नहीं मेरा, रात जाए पाट जाए, मैं वही राग सुनूंगी। सिपाहियों का नशा भी टूटा। उन्होंने उसके स्वर मिलाकर कहा, हम भी वही गीत सुनेंगे, वही प्यारे प्यारे मोहक राग। बला से हम गिरफ्तार होंगे, गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे, आज़ादी से हाथ धोएंगे, पर वही राग, वही तराने, वही ताने, वही धुने। सूबेदार लोचन दास को जब करण सिंह की विजय का हाल मालूम हुआ तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मलका ने अब की जान तोड़ मुकाबला करने की ठानी। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोचन दास के मुकाबले में खड़ा किया, मगर बाहरी हमलावन फौज, ना कहीं सवार, ना कहीं प्यादे, ना तोप, ना बंदूक, ना हरबे, ना हथियार। सिपाहियों की जगह सुंदर नर्तकियों के गोल थे और थिएटर के एक्टर। सवारों की जगह भांडों और बहरूपियों के गोल, मोर्चों की जगह तीतर और बटेरों के जोड़ छूटे हुए थे, तो बंदूक की जगह सर्कस और बाइस्कोप के खेमे बैठे थे। कहीं हीरे जवरात अपनी आप ताप दिखा रहे थे, कहीं तरह तरह के चरिंदे परिंदे की नुमाइश खुली हुई थी। मैदान के एक एक हिस्से में धरती की अजीब अजीब चीज़ें, छने और बर्फिस्तानी चोटियाँ और बर्फ के पहाड़, पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज या स्टन की मंडियाँ, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियाँ, चीन के दरियाई शहर, दक्षिणी अमेरिका के आदमखोर काफ की परियाँ, लैपलैंड के सुपरपोश इंसान और ऐसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मलका की फौज ये नज़ारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सर पैर का ख्याल न रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और किरचे उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा हो गए। कोई नाचने वालियों की मीठी अदाओं और नाजुक चलन पर दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रिझा। कुछ लोग तीतरों और बटेरों के जोड़ देखने लगे और सब के सब चित्रलिखित से मंत्र मुक्त खड़े रह गए। मलका अपने हवाई जहाज पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मलका की आंखें खुली। उसने कहा, हाय वो तमाशे कहाँ गए, वे सुंदर सुंदर दृश्य, वो लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए। मेरा राज जाए पाट जाए, लेकिन मैं ये सैर ज़रूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि ज़िंदगी में क्या क्या मज़े हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम भी वही सैर और तमाशे देखेंगे। हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं, हमको आज़ादी की परवाह नहीं। हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरेबियों के बगैर नहीं रह सकेंगे। मलका मखमूर को अपनी सल्तनत का ये हाल देखकर बहुत दुख होता। वह सोचती, क्या इसी तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा? अगर शाह मसरूर ने यूँ किनारा न कर लिया होता तो सल्तनत की ये हालत कभी ना होती। क्या उन्हें ये कैफियतें मालूम ना होंगी? यहाँ से दम दम की खबरें उनके पास आ जाती हैं, मगर ज़रा भी चुंबिश नहीं करते। कितने बेरहम हैं
खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूँगी, पर उनकी मिन्नत न करूँगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दृश्यों को देखती तो ये दुखदाई विचार भूल जाती। उसे अपनी ज़िंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। बुलहवस खां ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ। नफरत अली और किन खान और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। तब तक और कुमक नाए मैं मजबूर हूँ, पर मलका की फ़ौज ये सैर और गाने छोड़कर जाने पर राज़ी ना होती थी। इतने में 2 सूबेदारों ने फिर बगावत की। मिर्ज़ा शमीम और रसराज सिंह दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े। मलका की फ़ौज में अब ना लज्जा थी ना वीरता। गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज सजाकर मैदान में निकले। दुश्मन की फ़ौज इंतज़ार करती खड़ी थी, लेकिन ना किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे, किसी के हाथ में इतर की शीशी, किसी के हाथ में गुलाब के फहार, कहीं लेवेंडर की बोतलें, कहीं मुश्क वगैरह की बहार। मैदान अतर की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ सर्राज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तख्त थे, जबरफ्त के खन पेशों से ढके हुए। किसी में बर्फ़ी और किसी में मलाई थी, किसी में कोरमे और कबाब, किसी में खुबानी और अंगूर, कहीं कश्मीरी के नेमते सजी हुई थी, कहीं इटली की चटनियों की बहार थी और कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थी। मलका की फ़ौज ये संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा और कोई मलाई पर टूटा। किसी ने कोरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुबानी और अंगूर चखने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फ़ौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए ये नेमते मांगती थी और बेहद चाव से खाती थी। एक एक कौर के लिए, एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के लिए, प्याले के लिए खुशामदे करते थे, नाके रगड़ते थे, सिजदे करते थे। यहाँ तक कि सारी फौज पर एक नशा छा गया। बेदम होकर गिर पड़ी। मलका भेटली के मुरब्बों के सामने दामन फैला फैला कर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो और मेरा राजपाट ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मलका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एकदम के लिए भी इस गुलामी से नजात न मिलती कि करण सिंह की दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्ज़ा शमीम की खुशामदीद करती। इसके बगैर उसे चैन न आता। हाँ, जब कभी मुसाहिबी और जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर शाह मशरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही भागे काफुर हो जाएंगे, पर एक ही क्षण में उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब किसी हालत पर चैन आता था। अभी तक बुलहवस खां स्वामी भक्ति में फ़र्क ना आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की ये कमज़ोरी देखी तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाइश हुई। फ़ौज के मुकाबले में मलका की फ़ौज क्या ठहरती। पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलका खुद गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक ही तिलस्मी कैद खाने में बंद कर दिया। सेवक व स्वामी बन बैठा। यह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना भी भागने की कोशिश करे, उसकी 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहाँ संतरी और पहरेदार ना थे, लेकिन वहाँ की हवा में एक खिंचाव था। मलका के पैरों में बेड़ियाँ ना थी, ना हाथों में हथकड़ियाँ, लेकिन शरीर का अंग प्रत्याग तारों में बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी नहीं सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई ज़मीन पर मिट्टी के गरोंदे बनाया करती और समझती ये महल है। तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंध लेती और समझती कि अब हूरे भी मेरे सामने मात है। वह दरख्तों से पूछती, मैं कितनी खूबसूरत हूँ।
शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती, हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबंद तुमने देखा है? मिट्टी की ठिकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती, इतनी दौलत तुमने देखी है? मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्ज़ा शमीम, लाचनदास वगैरह हर दम उसे घेरे रहते थे। शायद वे उससे डरते थे, ऐसा ना हो ये शाह मसरूर को कोई संदेशा भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा न था। यहाँ तक कि मलका की तबीयत इस कैद में बेजार हो गई। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मलका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गई हूँ? जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस कल चाहते हैं बिठाते हैं, जहाँ चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस मैंने शाह मसरूर का कहना ना माना। ये उसी की सज़ा है। काश एक बार मुझे किसी तरह उस कैद से छुटकारा मिल जाता तो मैं चलकर उनके पैरों पर सिर रख देती और कहती, लौंडी की ख़ता माफ़ कीजिए। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मना लेती और फिर कभी उनके हुक्म से इनकार न करती। मैंने इस नमक हराम बुलहवस खां की बातों में पढ़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अकल कहाँ चली गई थी? ये सोचते सोचते मलका रोने लगी कि यकायक उसने देखा सामने एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़े में खड़ा है। मलका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुष, हाँ, इस कैद खाने में मैं बहुत कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो तो उन्हें यहाँ से निकालने में मदद दूँ। मलका, आपका नाम? पुरुष, संतोष सिंह ममला। आप मुझे इस कैद खाने से छुटकारा दिला सकते हैं? संतोष, हाँ, मेरा तो काम ही ये है, लेकिन मेरी हिदायतों पर चलना पड़ेगा। मलका, मैं आपके हुक्म से ज़ोर भर भी इधर उधर ना करूँगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए। मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। संतोष, आप कहाँ चलना चाहती हैं? मलका, मैं शाह मशरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपको मालूम है वो आजकल कहाँ है? संतोष, हाँ, मालूम है। मैं उनका नौकर हूँ। उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हूँ। मलका, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्द से जल्द ले चलिए। मुझे अब यहाँ एक घड़ी नहीं रहना। जी भर भारी हो रहा है। संतोष, अच्छा, तो ये रेशमी कपड़े और ये जेवरात और सोने के जेवन को पैरों से ठुकरा दिया। ठीकरों के अंबार को ठोकरें मारकर बिखेर दिया। बुलहवस खां के शरीर का एक एक अंग कट कर गिरने लगा। वो बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोष सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थी। आन की आन में खाक में मिल गया। मलका, काश मुझे ये हिकमत मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो जाती, लेकिन अभी और भी दुश्मन हैं। संतोष, उनको मरना इससे भी आसान है। चलो। करण सिंह के पास ज्यों ही वह अपना सुर अलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो, देखो दुश्मन के पर्दे से फिर चीज़ सामने आती है। मलका करण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से धुप्त और तिल्लाने के वार होने लगे। पियानो बजने लगे। मलका ने दोनों कान बंद कर लिए। करण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा। सारे दरबारी जलने लगे। करण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े विनय पूर्वक मलका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें। कानों पर से हाथ हटाकर, वर्रा इस गरीब की जान पर बनाएगी। अब कभी हुजूर की शान में ये गुस्ताखी ना होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्शी। अब कभी बगावत न करना, वरना जान से हाथ धोएगा। करण सिंह ने संतोष सिंह की तरफ प्रलय की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम, तुझे मौत भी नहीं आई, और बेतहाशा गिरता पड़ता भागा। संतोष सिंह ने मलका से कहा, देखा तुमने, इनको मारना कितना आसान था। अब चलो लोचनदास के पास। जो ही वह अपने
करिश्मे देखने लगे, दोनों आंखें बंद कर लेना। मलका लोचन दास के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। ड्रामे होने लगे, नर्तकों ने थिरकना शुरू किया, लालो जमुर्द की कश्तियाँ सामने आने लगी। लेकिन मलका ने दोनों आंखें बंद कर ली। आन की आन में वे ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचन दास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये तमाशा देखो, ये पेरिस के कहवे खाने, ये मिस एलिन का नाच है। देखो अंग्रेज राइस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने ये सैर तमाशे न देखे उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर है। लेकिन मलका ने आंखें ना खोली। तब लोचन दास बदहवास और घबराया हुआ पैद के दरख्त की तरफ कांपता हुआ मलका के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर आंखें खोलें, अपने इस गुलाम पर रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बनाएगी। गुलाम की गुस्ताखियाँ माफ़ फरमाइए, अब ये बेअदबी ना होगी। मलका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्श दी, लेकिन ख़बरदार अब सर ना उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचन दास ये सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भागा, पीछे फिर कर भी ना देखा। संतोष सिंह ने मलका से कहा, अब चलो मिर्जा शमीम और सर्राज के पास। वहाँ एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खानों के तश्त को ज़मीन पर गिरा देना। मलका सर्राज और शमीम के दरबार में पहुंची। उन्होंने जो संतोष को मलका के साथ देखा तो होश उड़ गए। मिर्ज़ा शमीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू की। सर्राज स्वादिष्ट खानों के तश्त सजा सजा कर मलका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफ़ करने लगा। ये पुर्तगाल की 3 आंच दी हुई शराब है, इसे पिए तो बुढ़ा भी जवान हो जाए। ये फ्रांस का शैंपेन है, इसे पिए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। वे मथुरा के पेड़े हैं, इन्हें खाए तो स्वर्ग की नियमतें भूल जाए। लेकिन मलका ने एक हाथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से तश्तों को ज़मीन पर गिरा दिया और बोतलों को ठोकरें मार मार कर चूर कर दिया। ज्यों-ज्यों उनकी ठोकरें पड़ती थी, दरबार के दरबारी चीख चीख कर भागते थे। आखिर मिर्ज़ा शमीम और सर्राज दोनों परेशान और बेहाल, सर से खून जारी, अंग अंग टूटा हुआ आकर मलका के सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले, हुजूर ग़ुलामों पर रहम करें। हुजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उन्हें मुआफ़ फरमाएं, अब फिर ऐसी बेअदबी ना होगी। मलका ने कहा, सर्राज को मैं जान से मारना चाहती हूँ, इसके कारण मुझे जलील होना पड़ा। लेकिन संतोष सिंह ने मना किया, नहीं, इसे जान से ना मारिए, इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। ये आपके सब सूबेदार अपने काम में यकता हैं, सिर्फ उन्हें काबू में रखने की ज़रूरत है। मलका ने कहा, अच्छा जाओ, तुम दोनों की भी जान बख्श दी, लेकिन खबरदार अब कभी उपद्रव मत खड़ा करना, वरना तुम जानोगे। दोनों गिरत पड़त भागे, दम के दम में नज़रों से ओझल हो गए। मलका की रियाया और फौज ने भेंटें दी, घर घर शादियाने बजने लगी। चारों बागी सूबेदार शहर पनाह के पास छापा मारने की घात में बैठ गए। लेकिन संतोष सिंह जब रियाया और फौज को मस्जिद में शुक्राने की नमाज अदा करने के लिए ले गया तो बागियों को कोई उम्मीद ना रही, वे निराश होकर चले गए। जब इन कामों से फुर्सत हुई तो मलका ने संतोष सिंह से कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है और ना ही इतनी ताकत है कि मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने मुझे ग़ुलामी से छुटकारा दिया,
मैं आखिरी दम तक आपका गुन गाऊंगी। अब शाह मसरूर के पास मुझे ले चलिए। मैं उनकी सेवा करके अपनी उम्र बसर करना चाहती हूँ। उनसे मुंह मोड़कर मैंने बहुत जिल्लत और मुसीबत झेली। अब कभी उनके कदमों से जुदा ना होंगी। संतोष सिंह ने कहा, हाँ हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मंजिल सख्त है, घबराना मत। मलका ने हवाई जहाज़ मंगाया, पर संतोष सिंह ने कहा, वहाँ हवाई जहाज़ का गुज़र नहीं है, पैदल चलना पड़ेगा। मलका ने मजबूर होकर जहाज़ वापस कर दिया और अकेले अपने स्वामी को मनाने चली। वह दिन भर भूखी प्यासी पैदल चलती रही। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। प्यास से गले में कांटे पड़ने लगे, कांटों से पैर छलनी हो गए। उसने अपने मार्गदर्शन से पूछा, अभी कितनी दूर है संतोष? अभी बहुत दूर है, चुपचाप चली आओ। यहाँ बातें करने से मंजिल खोटी हो जाती है। रात हुई, आसमां पर बादल छा गए। सामने एक नदी पड़ी। कश्ती का पता न था। मलका ने पूछा, कश्ती कहाँ है? संतोष ने कहा, नदी में चलना पड़ेगा। यहाँ कश्ती कहाँ है? मलका को डोर मालूम हुआ, लेकिन वह जान पर खेलकर दरिया में चल पड़ी। मालूम हुआ कि सिर्फ आँख का धोखा था। वह रेतीली ज़मीन थी। सारी रात संतोष सिंह ने एक क्षण के लिए भी दम ना लिया। जब भोर का तारा निकल आया तो मलका ने रोक कर कहा, अभी कितनी दूर है? मैं तो मरी जाती हूँ। संतोष सिंह ने जवाब दिया, चुपचाप चली आओ। मलका ने हिम्मत करके फिर कदम उठाए। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि रास्ते में मर ही क्यों न जाऊं, पर नाकाम न लौटूंगी। उस कैद से बचने के लिए वे कड़ी मुसीबतें झेलने को तैयार थी। सूरज निकला। सामने एक पहाड़ नजर आया, जिसकी चोटियां आसमान को घुसी हुई थीं। संतोष सिंह ने पूछा, इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर शाह मसरूर मिलेंगे, चढ़ सकोगी? मलका ने धीरज से कहा, हाँ, चढ़ने की कोशिश करूँगी। बादशाह से भेंट होने की उम्मीद ने उसके बेजान पैरों में पर लगा दिए। वह तेजी से कदम उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आते आते वह थक कर बैठ गई। उसे गश आ गया। मालूम हुआ कि दम निकल रहा है। उसने निराश आंखों से अपने मित्र को देखा। संतोष सिंह ने कहा, एक दफ़ा और हिम्मत करो, दिल में खुदा को याद करो। मलका ने खुदा की याद की। उसकी आंखें खुल गई। वह फुर्ती से उठी और एक ही हल्ले में चोटी पर जा पहुंची। उसने एक ठंडी सांस ली। वहाँ शुद्ध हवा से सांस लेते ही मलका के शरीर में एक नई जिंदगी का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दमकने लगा। ऐसा मालूम होने लगा कि मैं चाहूँ तो हवा में उड़ सकती हूँ। उसने खुश होकर संतोष सिंह की तरफ देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। शरीर वही था, पर चेहरा शाह मसरूर था। मलका ने फिर उसकी तरफ अचरज की आंखों से देखा। संतोष सिंह के शरीर पर से एक बादल का पर्दा हट गया और मलका को वहाँ शाह मसरूर बड़े नजर आए। वही हल्का नीला कुर्ता, वही गेरुआ रंग की तरह उनके मुखमंडल से तेज की कांति बरस रही थी। माथा तारों की तरह चमक रहा था। मलका उनके पैरों में गिर पड़ी। शाह मसरूर ने उसे सीने से लगा लिया। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।